फ्रेंड्स नमस्कार, मैं मिथिलेश चौधरी। देखिए, आप और हम अगर देखिए हम लोग बिजनेस करते हैं। बिजनेस में देखिए, बिजनेस जो मैन होता है एक केंद्र बिंदु होता है। क्या होता है? सेंटर पॉइंट होता है। ओके, क्योंकि एक तरफ कुछ बेच रहा है, कुछ सेल कर रहा है, तो कहीं ना कहीं सेल करने के लिए बाइंग भी कर रहा है। एक तरफ बायर भी है, एक तरफ सेलर भी है, उसी को बिजनेसमैन बोलते हैं। ठीक है सर। उस जैसे हमारा बॉडी है, तो हम एक तरफ इनलेट लेते हैं, एक तरफ आउटलेट करते हैं, तो हमारा बॉडी जो है कंडीशन में रहता है। लेकिन ये फूड में इनलेट आउटलेट में थोड़ा भी डिफरेंस हुआ, थोड़ा भी टाइमिंग बराबर नहीं दिए, तो हमारा बॉडी जो है ना अननेसेसरी बीमार होने लगता है। उसी तरह से आपको अगर बिजनेस में बैलेंस बनाए रखना है, तो मैं आपके लिए ये जो है ना 7 फैक्ट लेकर के आया हूँ। ये 7 टिप्स जो है ना, अगर आप ध्यान देते हो तभी आप अपने केंद्र बिंदु पर कायम रहेंगे, अपने बिजनेस पे कायम रहेंगे। अगर ये कहीं भी इसमें थोड़ा भी डिफरेंसेस आया, थोड़ा भी आपको प्रॉब्लम आ गया, ये अगर कहीं भी आप इसको मिसगाइड कर लिए या इसको नज़रअंदाज कर दिए, तो समझ लो कि आप अपने पॉइंट पर टिके नहीं रह पाओगे। आपको वहाँ से छोड़ के जाना होगा, आपके बिजनेस को बंद करना होगा। अब देखिए, फर्स्ट होता क्या है, देखिए कि आप फर्स्ट किसी से भी अगर मटेरियल लेते हो तो उसका जीएसटी देखना है कि वो सप्लायर जो है अच्छा है कि नहीं है। उसका जीएसटी पर जाके, पोर्टल पर जाके उसको देखना है कि वो क्या टाइम पर जीएसटी पेमेंट करता है कि नहीं करता है। बात समझ में आ? फोटो भी लेते रहिए। तो जीएसटी अगर पेमेंट नहीं कर रहा है, मान लीजिए वो आपने उससे मटेरियल ले लिया, आपने सेल कितने में किया? 5% पकड़ के। आपने सपोज 100 रुपीज का मटेरियल लिया, तो आपने सेल कितना किया? 5% मार्जिन के साथ किया, राइट? तो आपको कितना मिला? 5% मिला, मतलब 105 मिला, राइट? लेकिन आपने पे कितना किया? उसको 18% कर दिया, जीएसटी 18% कर दिया, राइट? अगर सामने वाला आपसे पूरा फुल पेमेंट ले लेता है और जीएसटी पेमेंट नहीं करता है, तो आपको कितने वहां पर डायरेक्ट कितना परसेंट का लॉस हो जाएगा? 13% का लॉस हुआ। कितना हुआ? कितना हो गया? 13। जैसे कि आपने एक राम है और एक श्याम है। श्याम ने राम से एक मटेरियल परचेज करता है, राइट? राम से श्याम एक मटेरियल परचेज करता है, लेकिन श्याम जो है इसको पे करता है विथ जीएसटी के साथ। लेकिन ये क्या करता है, राम जो है ना, श्याम अपना जीएसटी फाइलिंग नहीं करता है, तो इस श्याम को क्या होगा? लॉस होगा। कितना परसेंट लॉस होगा? 13% का लॉस है। तो आप ऐसे देखिए, एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। हर किसी से लेते हो तो उसको अपना कंपनी का वेंडर फर्म होना चाहिए। वेंडर फर्म भर के उसको साइन है, सिग्नेचर स्टैंप लीजिए, ताकि आप लीगली क्लेम कर सकते हो अगर जीएसटी भाई भरेगा तो। ठीक है ना? सेकंड थिंग्स क्या होता है कि देखिए, सिविल रिकॉर्ड भी देखिए। अगर आप किसी को, देखिए, आप किसी से मटेरियल ले रहे हो या दे रहे हो, ठीक है ना? देखिए, यहाँ पर दोनों को एप्लीकेबल है। अगर किसी को आप दे रहे हो मटेरियल, ये तो आप परचेज के ऊपर मैंने बोला, लेकिन फर्स्ट थिंग्स जो है, जैसे आप कोई ऑर्डर दे दिया, ठीक है ना? अब देखिए, हमारे ही ऑर्गेनाइजेशन पटना में क्या हुआ था, मैं आर्मी से बोल रहा हूँ और ये करके फेंक ये परचेज ऑर्डर बना के दे दिया। हमारा मार्केटिंग वाला उसको ध्यान नहीं दिया, और क्या क्या मतलब क्यूआर कोड बोलो, ये बोल करके 1.5 लाख टक 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 बोल के डिडक्शन हो गया अकाउंट से। उस टाइम होगा कि जितने भी आपके अकाउंट में पैसे रहे टक टक खोल के खाली हो जाएंगे। तो कोई किसी का आपको देखिए कोई नया कस्टमर आता है आपके पास, बहुत सारा आजकल स्कैम हो रहा है कि मैं देखिए, आप तो आपका नंबर जो है ऑनलाइन पर शो हो रहा है, तो आपको कोई किसी का
रोक नहीं सकते कॉल आने से, क्योंकि आपका जो नंबर डिस्प्ले हो रहा, ऑनलाइन पे आपका जीएसटी डिस्प्ले हो रहा, ऑनलाइन पे आपका बैंक डिटेल ऑनलाइन पर डिस्प्ले हो रहा। तो होगा क्या, वो आप जैसे परचेज ऑर्डर कंपल्सरी नए कोई भी सप्लायर है, कस्टमर है, तो आपको उसका परचेज ऑर्डर लेना चाहिए। परचेज ऑर्डर रिसीव करने के बाद उसको देखना है कि चेक करना पोर्टल पर जीएसटी नंबर यदि करेक्ट है कि नहीं, मतलब कि जो कस्टमर है कि नहीं और कितने साल से बिजनेस कर रहा। तो जीएसटी नंबर से आप डाउनलोड करोगे तो पता चल गया वो जो कस्टमर है वो इतने साल का है। जैसे हमारा कोई संजय इंटरप्राइजेज का जीएसटी नंबर मारेगा तो पता चल गया कि हम 2016 फरवरी से है। उसी तरह कोई आपको ऑर्डर दिया तो अंदाज उसके साथ ट्रांजेक्शन करना शुरू मत करो, राइट ना। और कुछ ऐसे भी कस्टमर होंगे कि आपको बोलेंगे कि हम जो है ना सर आपको जीएसटी पेमेंट जो है ना 15 तारीख के बाद भरेंगे। आप GSTR 1 फाइल करेंगे या GSTR 2 फाइल करने के बाद मैं पेमेंट करेगा, वहां पर भी आपको ध्यान देना है। तो उसका जीएसटी का पेमेंट आपको रोक के रखना है। मतलब आपको जो है ना आप मान लीजिए कि राम ने श्याम को सेल किया, राम ने श्याम को सेल किया, तो श्याम जो है ना बोला कि मैं आप जो है GSTR 1 फाइल करोगे तभी मैं इसका पेमेंट करूंगा। इसका 18% जो है, मान लीजिए मटेरियल आपका प्रोडक्ट का कास्ट जो 100 रुपीज है और आपका जीएसटी के साथ 118 हुआ, ठीक है। लेकिन श्याम जो है ना राम को केवल 100 रुपीज पे कर रहा है और 18 रुपीज रोक के रख रहा है वो जीएसटी। तो आपको इसको जब सेल किए तो क्या मार्जिन मिला, 5% मिला, 13% वो रोक के रखा है, 18% मतलब 18 रुपीज रोक के रखा है। तो आपको क्या करना चाहिए, ऐसे कस्टमर से भी आपको अलर्ट होने की जरूरत है। अगर GSTR 1 आप अगर फाइल कर देते हो कि मैं इनको बेचा तो आपको 18% पेमेंट करना ही होगा। अगर समझ में, तो आप अगर ये श्याम जो है अगर राम को पेमेंट नहीं किया तो डायरेक्ट इसको लॉस होगा। आप क्या कर सकते हो, कस्टमर जो है आज के डेट में कॉल नहीं उठाते हैं, आप कुछ स्ट्रीट करोगे तो वहाँ गाली गलौज तक आ जाती है मैटर। मैंने अपने लाइफ में बहुत कस्टमरों के साथ बैड बिहेवियर करते देखा है, गाली गलौज करते देखा है। आप कर ही क्या सकते हो। मान लीजिए ये जो ब्रह्मांड है, जो ईश्वर है ना सर, राक्षस को भी बनाया, देवता को भी बनाया, स्कैमर को भी बनाया, ईमानदार को भी बनाया, ठीक है। आप बोलते हो ना कि सब मड़वारी ईमानदार होते हैं, ऐसा नहीं। सब राक्षस खराब होते हैं, ऐसा नहीं। हर कास्ट वाले क्राइम करते हैं, हर स्टेट वाले क्राइम करते हैं। कोई भी गुजराती ईमानदार नहीं बोल सकते, कोई भी बोरा मुस्लिम को ईमानदार नहीं बोल सकते, हर मड़वारी को ईमानदार नहीं बोल सकते, क्योंकि उनके पर्सन टू पर्सन जो है ना, उनका पर्सनालिटी और उनका जो है प्रोफेशनल लाइफ, उनके पर्सन टू पर्सन डिफरेंस होता है। तो यहाँ पर आप देखो कि बिजनेस में कितना सतर्क होने की जरूरत है। जीएसटी से आपको कितना एनालिसिस करने की जरूरत है। इसलिए देखिए एक्सपीरियंस और एक्सपर्ट दोनों में फर्क होता है। तो ये वीडियो आपको लेकर आएगा, व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ एक्सपर्ट एंड व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ एक्सपीरियंस। ये दोनों में फर्क है। एक्सपर्ट भी मात खा सकता है और एक्सपीरियंस पर्सन भी मात खा सकता है। और कहाँ पर कैसे इस सारे 10 एनालिसिस के साथ आपको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। उसके लिए आपको मेरे कमेंट बॉक्स में लिखना होगा कि आपको नेक्स्ट वीडियो क्या चाहिए, आपको सब्सक्राइब करना होगा। और देखिए कि सिविल रिकॉर्ड भी देखना चाहिए। आप किसी से मटेरियल बाय परचेज करते हो तो परचेजर का क्वालिटी कैसा है, वो सप्लाई का क्वालिटी कैसा है। आप कई लोगों से रिकॉर्ड मालूम करिए, उसका सील रिकॉर्ड करिए कि अगर हमसे कोई कस्टमर लेता है तो हमारा जितना रेफरेंस मजबूत रहेगा, जितना रिव्यू मजबूत रहेगा। देखिए रिव्यू और रेफरेंस से कस्टमर को ट्रस्ट पैदा होता है। अगर ये सिविल से ट्रस्ट पैदा होता है तो जैसे आप देखा हो कि जो कंपनी जितना ही पुरानी होती जाती है उसका सिविल उतना ही स्ट्रांग होते जाता है और उसको रेफरेंस मिलता है। देखिए जो रेफरेंस जैसे आपको कस्टमर आते हैं वहाँ पर पैसे डूबने का चांस नहीं होता, और जो कस्टमर डायरेक्ट आते हैं वहाँ पे आपको लॉस होने का चांस होता है, ठीक है ना। और दूसरी तरफ देखा जाता है कि देखिए
जो सिविल जिसका खराब है, अब मान लीजिए कि एक सप्लायर है, वो कभी जीएसटी नहीं भरता है, टाइम पर मटेरियल ही नहीं देता, मतलब उसका सिविल आप मालूम कर लो कि कंपनी, जिस कंपनी से आप वेंडर रजिस्ट्रेशन करा रहे हो, आप कुछ परचेज ऑर्डर देने वाले हो, कुछ पेमेंट एडवांस करने वाले हो, उसका सिविल कैसा है। हमने भी आज तक बहुत ऐसे लोगों के साथ सफर किए हैं कि जो पेमेंट लेने के बाद भी आपको मटेरियल नहीं देते, फोन नहीं उठाते, आपको ब्लैक लिस्ट में डाल देते, आखिर उसका नंबर है कितने। तो कम से कम किसी के साथ आप डील करते हो तो अल्टरनेटिव नंबर 4-5 आपको लेना चाहिए, ठीक है ना। भैया ये नंबर बंद रहेगा तो हम किसको कांटेक्ट करेंगे, ये ईमेल आईडी का कोई रिप्लाई तो करेगा नहीं, फोन का भी रिप्लाई नहीं करेगा, तो आपको कम से कम 4-5 नंबर लेना चाहिए किसी का। जैसे संध्या फ्लेक्स का कम से कम आपका 8-10 नंबर डिस्प्ले करता है गूगल पे, एक नंबर नहीं उठाएगा तो कोई दूसरा नंबर पे कर सकता है कोई भी, तो ये बहुत जरूरी है, सिविल देखना पड़ेगा। दूसरा क्या है, वेंडर फॉर्म जो है कंपलसरी होना चाहिए। जैसे आप किसी से मटेरियल लेते हो तो आपका कंपनी का आप पहले उनको भेजिए वेंडर फॉर्म, उसमें सारे डाटा आ जाएंगे कि उसके कंपनी में कितने काम करने वाले हैं, कितना टर्नओवर है, कितना उसके पास ईएसआई है कि नहीं है, पीएफ है कि नहीं, ऐसा फॉर्म बना लीजिए आपका कंपनी। जैसे संध्या एंटरप्राइज का एक वेंडर फॉर्म होना चाहिए, संध्या फ्लेक्स का होना चाहिए वेंडर फॉर्म, ग्रुप ऑफ संध्या फ्लेक्स का होना चाहिए। जब भी आप किसी से कुछ परचेज करने जा रहे हैं तो वेंडर फॉर्म को प्लीज शेयर द वेंडर फॉर्म, और उस वेंडर फॉर्म को साइन स्टैम्प के साथ कम से कम उसको कम से कम अल्टरनेटिव 4-5 नंबर लेना चाहिए, अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर आना चाहिए, कौन वहाँ पर डील करता है अल्टरनेटिव, ये सारे डाटा आप इस वेंडर फॉर्म क्यों लेते हैं कस्टमर कि ये जो हम कभी भी इस कंपनी धोखा देगी तो हम लीगली कानूनी कार्रवाई करने के लिए वेंडर फॉर्म मेरे पास प्रूफ रहेगा। ये इस बिजनेस स्टार्ट करने से पहले मैं इनसे साइन सिग्नेचर लेके और वेंडर फॉर्म बनवाया था, इसलिए ये कंपनी जो है गड़बड़ नहीं है, ठीक है ना। तो वेंडर फॉर्म का आपने समझ लिया, किसी को बेच रहे हो ये तो भी वेंडर फॉर्म मांगता है, जब किसी से आप परचेज करते हो तो वहाँ पर वेंडर फॉर्म आपको फिलअप करा के लेना चाहिए। हर किसी से आपने कोटेशन लिया, कोटेशन के पीआई भेजा, आप टक बोल करके पेमेंट कर देते हो, वेंडर फॉर्म नहीं देते हो, और वो कंपनी वो पर्सन, ठीक है, बड़ा कंपनी हो, बिग कस्टमर हो, बिग सप्लायर हो या स्मॉल सप्लायर हो, वो मायने नहीं रखता है। बड़े बड़े कंपनियां भी आपके साथ धोखा कर सकती है, मेरे साथ भी हुआ है। केसर इंफ्रास्ट्रक्चर हमसे मटेरियल लिया, आज तक पेमेंट नहीं दिया। रिलायंस वाला नोवल रिलायंस बोल के है, 3.5 लाख का ऑर्डर देता है, 25% एडवांस करता है। तो वहां पर आपको ये देखना चाहिए कि वेंडर जो है ना, ये देखना है कि देखिए अगर कोई कस्टमाइज प्रोडक्ट है तो आपको वहां पे 75% कम से कम एडवांस लेना चाहिए, अंडरस्टैंड। मान लीजिए कि कोई कस्टमाइज प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट दूसरे को नहीं सेल होगा, ये प्रोडक्ट कैन नॉट सेल टू अदर, तो देयर इज ए डिमांड द 75% एडवांस पेमेंट कंडीशन, बिकॉज suppose customer give the 25%, 15% advance after making the material and keep the ready the material, after that not release the balance payment, what you do, क्योंकि वहाँ पर कस्टमर का 15%, 10%, 25% ये उसका खर्च हुआ, अंडरस्टैंड। कस्टमर का कितना हुआ, 10%, कितना हुआ, तो उस कस्टमर का जो है ना कितना खर्चा हुआ, 10% ही लगा। सपोज योर कस्टमर गिव द ऑर्डर, सपोज योर कस्टमर गिव द ऑर्डर, क्या दिया आपको, मान लीजिए आपका एक कस्टमर है 1 लाख का ऑर्डर देता है, ठीक है, कितने का, 1 लाख का, राइट, लेकिन वो आपको 10% ही क्या करता है, एडवांस करता है। तो 10% कितना हो गया, 1 लाख का कितना हुआ, हाँ 10,000 हो गया। उसने आपको दिया 10,000, लेकिन आपका कितना यहाँ पर 1,18,000 हो रहा, कितना हो रहा, 1,18,000, राइट। आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं 1,18,000 का, लेकिन उसने जो पेमेंट किया एडवांस कितना किया, 10,000। वहां पर कस्टमाइज प्रोडक्ट है, सपोज कस्टमर जो है 10,000 भूलने के लिए, नुकसान करने के लिए तैयार हो गया, अंडरस्टैंड। बहुत सारे ऐसे केसेस हमारे सामने आया है, इसलिए
हमको अगर हमारे को कोई समझाता है तो हमारे को बात को हमारे, जिसे मैं आपका डैड हूं, मैं आपका बॉस हूं, मैं लाख कोशिश करूंगा कि ये रास्ता सही नहीं है, लेकिन आप वो रास्ता जब तक नहीं समझ पाओगे, जब तक वो रास्ते से आप गुजरोगे नहीं, अंडरस्टैंड, जब तक वो रास्ते से तुम खुद नहीं गुजरोगे तब तक वो समझ में नहीं आएगा आपको। तो एक्सपीरियंस जो होता है ना, आपको अलर्ट करता है, एक्सपीरियंस हमें एक्सपर्ट बनाता है और अलर्ट करता है कि ये काम करने से ये हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है। नहीं हो सकता मतलब कि एक एक्सपर्ट की जो आंखें है कितने केंद्र बिंदु पर कायम होती, कितने जगह कुछ नजर पहुंचती, हर आदमी को आप नजर नहीं पहुंच पाती है, ठीक है ना। तो ये देखना है कि देखिए अगर कोई भी कस्टमाइज प्रोडक्ट है, सपोज मान लीजिए आपका कोई कस्टमर बोलता है कि हमको पीवीसी वाटर स्टॉपर व्हाइट कलर चाहिए, तो वहां पे आपको व्हाइट कलर रेगुलर नहीं चलता है, तो वहां पे आपको कम से कम एटलीस्ट 75% एडवांस लेना चाहिए, राइट। और उसने 10% एडवांस देकर के आपसे मटेरियल बनवा दिया, तो आप क्या करोगे, नहीं लिया तो उसका कितना गया, 10,000 गया। आपका कितना गया, 1,18,000 लॉस हो गया। कितना हुआ, तो 1,08,000 आपका डायरेक्ट लॉस हो गया। आज से कई साल पहले 2017-18 की बात है, रिलायंस नोबल ने मेरे को 3.5 लाख का ऑर्डर दिया। उसने हमको कितना 25% की 15% एडवांस किया और बाद में मटेरियल लिया ही नहीं, परचेजर को फोन कर करके थक गए। फाइनली क्या हुआ, पूरे जो है ब्लॉक हो गया मटेरियल, क्योंकि कस्टमाइज था, दूसरा नहीं ले सकता है, राइट। आप पीवीसी वाटर से ब्लैक कलर कोई भी साइज बनाओ वो नहीं लेगा, दूसरा लेगा। उसी तरह से आपका इलास्टोमेरिक बेरिंग है, होज पाइप है, कस्टमाइज प्रोडक्ट है, उसमें 50 to 75% आपको एडवांस लेना ही लेना है। आई अंडरस्टैंड। सपोज आपने कोई 10% बोल दिया, हमारा कंपनी का पॉलिसी है नहीं है एडवांस देने का, 10% देता, 10% देकर के आपने मटेरियल कितने बना दिया, 1,80,000 दिया, 10,000 आपका कितना, और गन्ना ही लिया तो उसका तो 10,000 गया, आपको कितना लॉस हुआ, आप किसी को उसको बेच नहीं सकते हो, अंडरस्टैंड। तो यहां पर क्या करना चाहिए कि आपको देखना है कि वेंडर फॉर्म आपको फिलअप कराना है, ठीक है। एनालिसिस द क्वालिटी, नेक्स्ट जो आता है सबसे बेस्ट है, जो आपको क्या देखना चाहिए कि क्वालिटी जो होता है ना, क्वालिटी पर भरोसा करना है, क्वालिटी पर हमें फोकस करना है, क्वांटिटी पे नहीं, अंडरस्टैंड। क्वालिटी ही आपको जिंदगी में अच्छा हेल्थ दे सकता है। अच्छा, अगर मान लीजिए सड़ा हुआ टमाटर मार्केट से लाके सब्जी बनाते हो, सब एक ही टमाटर लेकर आओ लेकिन अच्छा लेके आओ, अच्छा खाओगे तो अच्छा बनोगे। क्वालिटी जो है ना, आपको जो है ना एक दिन क्वांटिटी दिलाएगी, लेकिन क्वांटिटी आपको क्वालिटी नहीं दिला सकती है, अंडरस्टैंड। तो हमें मान लीजिए कि एक प्रोडक्ट आप बेचते हो, सपोज मान लीजिए आप एक पीवीसी वाटर स्टॉपर बेच रहे हो, ठीक है, तो आप किसी को 50 रुपीज पर केजी दे रहे हो, ठीक है, लेकिन क्या दे रहे हो, क्वालिटी दे रहे हो, राइट, अंडरस्टैंड। ध्यान देना, आप 50 रुपीज केजी दे रहे हो लेकिन क्वालिटी दे रहे हो। एक बोलेगा कि मेरे को आप जो है ना मार्केट में 33 आ रहा, 34 रुपीज केजी आ रहा, तो कौन सा बेहतर है आपको काम करना, 50 रुपीज वाले के साथ काम करना है अच्छा है कि 34 रुपीज वाले के साथ काम करना अच्छा है, टेल मी भाई। तो बहुत लोग जो है ना ये बोलता है कि ये 50 रुपीज वाला आपको महीने में 10 टन का ही ऑर्डर देगा, लेकिन ये जो है ना 50 टन का ऑर्डर देगा बोलता है 34 वाला। तो किसके साथ जाना चाहिए, 50 वाले के साथ ही जाना चाहिए। क्यों, क्योंकि ये आपको लालच दे रहा है कि 34 रुपीज में आपको 50 टन का ऑर्डर देंगे, ठीक है ना, अंडरस्टैंड। अब आप कैलकुलेशन ले लो, अब ले लो, अब देखिए 50,000 करो, 50,000 इंटू 34 कितना हो गया, कितना हो गया, 50,000 इंटू 34 कितना हो गया, करो 17 कितना हुआ, कितना हो गया बेटा, 1700 17,000 और 0 लाख कितना ये
और एक zero। 1,70,000 हाँ 1,70,000 हुआ ना। हाँ अब देखिए वो अब 50 ये है कितना 10 टन 10 टन बोलते 10,000 इंटू 50 ये कितना हो गया कितना हो 5 गया लाख हाँ 5 लाख कितना हो गया 50 इंटू 10,000 कितना हुआ 5 लाख 5 लाख हुआ और कितना हुआ था 1 लाख 70 लाख 5 लाख ये कितना हुआ था 1,70,000 कैलकुलेटर करो जी 50,000 है ना सर 50,000 into 34 70 लाख ये बोला 10 टन का बिजनेस दूंगा 5,000 यहाँ पे बोला कि मैं 20 टन का बिजनेस दूंगा 20,000 तो 20,000 into 34 इंटू 34 तो कितना हो गया 80 6,80,000 हो गया कितना हो गया 6 लाख 80 6,80,000 ये लेकिन ये 50 वाला बोला कि मैं 10 टन का ही ऑर्डर दूंगा तो कितना होगा 5 लाख हुआ 10,000 5 लाख इंटू 50 कितना हुआ 5 लाख तो कितने का डिफरेंस आया ये 5 लाख हुआ कितना का डिफरेंस आया 1 लाख 80 1,80,000 ठीक है ना। अब देखो कि आप यहाँ पे कहीं लालच दे करके उसमें फंस मत जाना 34 वाले में। आप वॉल्यूम पर खाली वॉल्यूम देख रहे वॉल्यूम क्या देख रहे वॉल्यूम देख रहे क्या देख रहे वैल्यू देख रहे लेकिन उसके ये जो है आपका 1.8 के ऊपर कितना खर्चा होने वाला आप नहीं देख रहे हो क्या नहीं देख पा रहे हो क्या नहीं देख पा रहे हो कि 1.5 के डिफरेंसेस के लिए आपका कितना एक्सपेंसेस होने वाला है नहीं देख पा रहे हो ठीक है ना। अब वहां पर क्या होगा 10 टन निकालने के लिए तो आपका 2 ही आदमी बस है ना लेकिन वहां पर अब 2 आदमी मान लीजिए 10 टन निकाल रहा है तो 50 टन कितना आदमी निकालेगा कितना निकालेगा 20 टन के तो 4 आदमी निकालेगा ना हाँ तो आपका मैन पावर का कास्ट बढ़ गया बढ़ा नहीं बढ़ा। और मान लीजिए वहां पर वेट होता मैन पावर है करंट भी जिससे आपने प्रोडक्शन ज्यादा निकाला तो मशीन ज्यादा देर चला मशीन ज्यादा देर चला ना समझ में आया क्या हुआ मशीन आप जो है ना 20 टन निकालने के लिए आपने क्या किया मशीन ज्यादा देर चला ना। अब जहां पर मान लीजिए 5 आदमी मिल करके वहां पे जो निकाल दे रहे थे 10 टन मान लीजिए 5 आदमी मिल करके 10 टन निकाल दे रहे ठीक है ना तो 20 टन निकालने के लिए 5 आदमी तो नहीं निकालेंगे ना अब 10 आदमी चाहिए ना तो आप मान लीजिए कि एक आदमी का सैलरी जो है मान लीजिए 16,000 रुपया है 16,000 तो 16,000 पाई कितना हो गया 90,000 16 5 90 16 5 80 होता है ना जी हाँ 16 इंटू 5 कितना होता है 80 हाँ? 16 5 80 हो गया 80,000। अब आपको डिफरेंसेस बता रहा हूँ ये यहाँ पे 80,000 गोल और 10,000 निकाल लेगी 20 निकाल लेगी राइट। अब तक ख्याल आदमी ही तो नहीं लगा और क्या लगा इलेक्ट्रिसिटी लगा मान के निकालने से 50,000 रुपया आता था तो ये निकालने से और 50,000 बढ़ जाएगा ना डबल करंट चलेगा ना। अब यहाँ पर 50,000 ये भी प्लस हो गया तो कितना हो गया 8 5 13 कितना हो गया कितना हो गया ये 1 लाख आपका डिफरेंसेस कितना था 1.8 था ना तो आप आ गया 1.3। अब क्या होगा उसके अलावा आपका पैकिंग मटेरियल लगेगा बेल्ट लगेगा नट बोल्ट लगेगा मेंटेनेंस लगेगा आपका मशीन का स्क्रू बैरल दिया जाएगा तो आप देखोगे कि इक्विवेलेंट ही हो जाएगा क्या होगा टोटली आप देखोगे तो मैक्सिमम जो है इक्विवेलेंट होकर के फिर 0 पा जाएगा। तो क्या बेचना जरूरी है हमको क्वालिटी प्रोडक्ट बेचना ठीक है ना आगे समझ में क्वालिटी हमारा रेफरेंस देगा लेकिन ये क्वांटिटी हमारा रेफरेंस नहीं दे सकता है। आगे समझ में बात समझ में
अब ये क्वालिटी के बारे में हो गया कि क्वालिटी कोई भी किसी से माल लेते हो या देते हो तो क्वालिटी एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट आता है कि बिहेवियर। आप जिसके साथ मान लीजिए आपका कोई आप किसी से मटेरियल ले रहे हो, ध्यान दो वैष्णवी, टेक टेक अगर मान लीजिए किसी सप्लायर से आप मटेरियल ले रहे हो तो उसका बिहेवियर कैसा है। हम बार बार फोन करते हैं, हमारा बार बार फोन को लिफ्ट नहीं करता है। जब हम आराम से बात करते हैं तो चिल्ला के बात करता है। हम मान लीजिए किसी को कोई कस्टमर है हमसे पैसे मटेरियल उधार ले लेते हैं, जब हम बात करते हैं तो टाइम देखता है कि अभी 10 बजे सुबह कॉल कर दिए पेमेंट के लिए, फिर शाम को देते थे कौन सा टाइम है, तो आज कौन सा टाइम है, मैं यहाँ हूँ वहाँ हूँ। तो मतलब कि क्या उसको बिहेवियर उसका अच्छा है आपके लिए, नहीं है ना, बात समझ जाएगा। जैसे हमारे साथ कई हादसा होता है, जैसे दीप ज्योति रबर एक कंपनी है, उसको पे एडवांस देने के बाद भी वो मटेरियल देने में आनाकानी करता है। बहुत सारे ऐसे कस्टमर हैं जो पेमेंट लेने के बाद, एक नेपाल से कस्टमर आया रमेश पडार बोल के, ये जरूरी नहीं कि आपका जो नमक खा रहा है आपका नमक का शरीयत देगा। ये जो है महाभारत में हुआ था, रामायण में हुआ था, ये कलयुग में होने वाला नहीं है। भीष्म पितामह जो थे और कर्ण जो थे, दुर्योधन का नमक खा रहे थे, इसलिए उसको उसके पक्ष में लड़ाई किए थे। लेकिन आज जो आपके नमक खा रहा है ना, वही आपको नमक हरामी करेगा। ये कलयुग है, ठीक है ना। तो किसी को ज्यादा इज्जत दोगे और अपने घर में बिठाओगे तो घर आपका कब्जा करेगा। किसी को अच्छा ट्रेनिंग दोगे वो दूसरे जगह जाके इम्प्लीमेंट करेगा। आपको पक्का है जो आज के आपके साथ है ना, वो आपके कल वो नजर नहीं आएगा। तो ये चीज ध्यान रखो कि बिहेवियर कैसा है लोगों का। खुद पर एनालिसिस करो, सामने वालों को एनालिसिस करो और उसके बिहेवियर के हिसाब से, उसका कैरेक्टर के हिसाब से, उसके चाहे सप्लायर हो चाहे कस्टमर, काम करना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। इसके बाद क्या है कि डिलीवरी टाइम भी देखना बहुत जरूरी है कि जो आप जिसके साथ जुड़े रहे हो क्या वो टाइम पर डिलीवरी दे रहा है। क्योंकि आपके जो टेंशन का, आपके बीमारी का, आपका शुगर का, हाइपरटेंशन का, ये डिप्रेशन में जाने का, बीपी बढ़ने का, ये सारे जो है ना डिलीवरी, ये डिलीवरी एक जगह मतलब हावी नहीं होता है, कई जगह आपका इफेक्ट देगा, आपका पर्सनल लाइफ में इफेक्ट देगा। आप जब डिलीवरी समय पर नहीं होगा, कस्टमर बार बार फोन करेगा, नए आप कितने नंबर से नहीं लिफ्ट करोगे, आप नए नए नंबर से लोग कॉल करेंगे, आपको लिफ्ट करना ही होगा और आपके माइंड पर स्ट्रेस आएगा। वो स्ट्रेस जो कहीं ना कहीं हावी हो जाएगा, किसी स्टाफ पर हावी हो जाएगा, आपके फैमिली पर हावी हो जाएगा। तो आपका जो है जो सप्लायर जो है, कम बिजनेस करो मगर जिंदगी देखो मिली है सुकून से जीने के लिए, कम बिजनेस कर लो मगर आपका सप्लायर और आपका जो कस्टमर है मतलब उनका डिलीवरी टाइम वगैरह, जैसे डिलीवरी मतलब तो आप जिसके वो डिलीवरी ले रहे हो उसका डिलीवरी देखो और किसी को दे रहे हो तो उससे भी हमारे को डिलीवरी आना चाहिए ना, रिटर्न पेमेंट। तो दोनों डिलीवरी जो है, पेमेंट का ट्रांजेक्शन या मटेरियल का ट्रांजेक्शन, इसको डिलीवरी बोलते हैं। आप किसी को मटेरियल दिए तो उसका पेमेंट नहीं आ रहा, समय पर डिलीवर नहीं कर पा रहा पेमेंट, वो भी आपको ये सारी बीमारियों का जड़ हो जाएगा। और किसी को आप ऑर्डर दे रहे हैं वो समय पर नहीं दे पा रहा है तो वो भी आपका टेंशन का जड़ बन जाएगा। तो ये हमें बहुत ध्यान देने की जरूरत है कि डिलीवरी टाइम सप्लायर और बायर का क्या है। इसके बाद पेमेंट टर्म्स कंडीशन और पर ध्यान देना चाहिए कि आपका किसी के साथ आप जो किसी से आप काम कर रहे हो तो उसका पेमेंट टर्म्स क्या है। मान लीजिए बोलता है कि 1 वीक में दे दूंगा, 15 दिन में भी नहीं देता है, महीनों तक नहीं देता है, कोई 30 डेज बोलता है, महीनों तक नहीं देता है। तो क्या ये आपके लिए, ये बिजनेस के लिए ग्रो करने का सही रहेगा? नहीं रहेगा। तो देखिए हमारी नीड्स क्या है, हम इंसान हैं और आपकी नीड्स क्या है कि आप जो है ना
हम आपको खुश करके, आपको हैप्पी रख के हमको क्या मिलने वाला है? बस समझ में आ गया ना? हम सामने वाले को हैप्पीनेस करके, खुश रख के हमको क्या मिलने वाला है? जब हम ही खुश नहीं रहेंगे, बोला गया है कि देखिए आत्मा और परमात्मा का दोनों का कनेक्शन एक ही है। तो परमात्मा कब खुश रहेंगे? जबकि हमारी आत्मा खुश रहेगी, हम संतुष्ट रहेंगे। हम अपने लाइफ में इतना भाग दौड़ के हम क्रेडिट दे करके, हम गलत सप्लायरों के साथ जुड़ करके हम क्या करना चाह रहे हैं? अपने आत्मा को कष्ट दे रहे हैं, तकलीफ दे रहे हैं, टेंशन ले रहे हैं सुबह से शाम तक। तो हम जब आत्मा को कष्ट दे रहे हैं तो परमात्मा हमसे खुश कैसे रह सकते हैं? बात समझ में आ गया ना? जब आप खुद अपने आत्मा को तकलीफ दे रहे हो तो परमात्मा आपसे खुश कैसे रह सकते हैं? आप लोग बोलते हैं कि आपका घर संसार लक्ष्मी से चलती है। आप ही अपने लक्ष्मी से, आप पर्स में से पैसे निकाल के दूसरे को बांटते जा रहे हो, तो क्या वो लक्ष्मी आपसे खुश रहेगी? अपना ही कंपनी का मटेरियल उधार देते जा रहे हो, तो क्या लक्ष्मी आपसे खुश रहेंगी? नहीं। तो ये चीज आपको ध्यान देना है कि ये जो है ना, पेमेंट टर्म्स जो है ना हर जगह लागू होता है। नो क्रेडिट का बोर्ड लगा के हर आदमी को जो भी आए आपके घर पे कुछ मांगने के लिए उसको दे दोगे तो आप लक्ष्मी नाराज हो जाएगी। बात समझ में आया? चौखट इसलिए बनाया गया कि चौखट जो होता है लक्ष्मी की रेखा होती है। अगर वो चौखट क्रॉस की, हर दिन कोई आप अनइवन पर्सन आकर के कुछ ले जाने लगा आपका घर से, तो मतलब आपका लक्ष्मी चली जाती है। उसी तरह हर दिन आप क्रेडिट का काम करने लगते हो। आज मुकेश अंबानी का जो थॉट है, चाहे अदानी का, वो लोग क्रेडिट लेगा मगर क्रेडिट नहीं देता है। बहुत सारे कंपनियों का आप देखोगे कि आज देखिए, मान लीजिए कांता रबर कंपनी है, क्या आपको क्रेडिट देगा? कितना भी आपका रिफरेंस हो, पेमेंट आने का डिस्पैच होता है। तो क्या आपको मान लीजिए आज आप मटेरियल सोचते हो कि बना दिए तो उधार दे देंगे, तो क्या आपका मटेरियल आप वहां पर देख रहे हो कि हमारा कंपनी चलना चाहिए, क्या आप एक 10 दिन 5 दिन आपका लेबर का सैलरी मान लीजिए, एक दिन का मान लीजिए 10,000 रुपया जा रहा है, तो 2 दिन 20,000 देना ठीक है कि किसी को 2 लाख का माल उधार दे करके ठीक रखना ठीक है? बस हो जाए वो 20,000 रुपया देना अपने लोगों को सही है, या किसी को 2 लाख का माल बाहर दे करके रोज उसको रिक्वेस्ट करना सही है? नहीं है ना सही। बात समझ में गया? तो कहने का मतलब कि हमको अपने आप को खुश रखना है, अपने लोगों को खुश रखना है। अगर हम बाहर के लोगों को खुश रखने की कोशिश करेंगे, ये डिलीवरी टाइम पर, पेमेंट टर्म्स कंडीशन पर अगर ध्यान नहीं देंगे तो आपका बिजनेस चलने वाला नहीं है। अब अगर ये वीडियो आपको कैसे लगा और भी आप इस तरह के वीडियो आप देखना चाहते हो तो इस कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मैं मिथिलेश चौधरी, देखिए अब मैं जो बोलता हूँ सही बोलता हूँ। देखिए सच है मगर कड़वी है, कड़वी है मगर सच है। इसी के साथ मैं इस वीडियो को विराम देता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।